हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान की अनुक्रमणिका। आज के वीडियो में हम देखेंगे पाठ 11 बल तथा दाब के प्रश्नोत्तर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अनुक्रमणिका। यहाँ पर हमें पाठ का नाम दिया हुआ है, पाठ का क्रमांक दिया हुआ है। तो देखिए, पाठ 1 था हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंध, पाठ 2 था सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु, पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, पाठ 4 धातु एवं अधातु, पाठ 5 कोयला और पेट्रोलियम, पाठ 6 दहन एवं ज्वाला, पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, पाठ 11 बल तथा दाब, पाठ 12 घर्षण। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 11 बल तथा दाब के प्रश्नोत्तर। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 11 बल तथा दाब के प्रश्नोत्तर। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 11 बल तथा दाब के प्रश्नोत्तर। देखिए, यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा हमारे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 138 पर। काटने तथा हमें पूछा गया काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, क्यों? तो देखिए, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं। जिनसे कोई भी चीज़ काटी जाती है या फिर सुराख किया जाता है, उनके किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है किंतु दाब उतना ही अधिक हो जाता है और हमारा कार्य आसान हो जाता है। उनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम हो जाता है और दाब अधिक हो जाता है, जिसके कारण हमारा काम अधिक आसान हो जाता है। इसीलिए काटने और सुराख करने वाले औजारों के किनारे हमेशा सदैव तीक्ष्ण होते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए व सूत्र विज्ञान लिखिए। किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए व सूत्र विज्ञान लिखिए। विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 137 पर इसका उत्तर मिलेगा हमें। दाब की परिभाषा, दाब की परिभाषा किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है, यह क्या है? दाब का सूत्र है। देखिए, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हम दाब कहते हैं। और दाब का सूत्र है बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 134 पर। देखिए, बल लगाने पर किसी वस्तु में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। विराम से गति अवस्था क्या होता है? विराम से गति अवस्था, चाल में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन और आकृति में परिवर्तन। तो यहाँ पर हम देखेंगे किसी वस्तु पर, जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो क्या परिवर्तन आ सकता है? किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाया जा सकता है और गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं और गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं और वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। इनमें से कुछ अथवा सभी प्रकारों को उत्पन्न कर सकते हैं हम बल लगाने पर। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकते। तो इस तरह से हमने बल लगाने पर वस्तुओं में क्या परिवर्तन आता है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4,
जब किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारे के मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? हम यदि गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारे के मुंह को हमें क्या करना पड़ता है? बंद करना पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 139 पर। तो देखिए यहाँ पर गैसें जिस बर्तन या पात्र में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालते हैं। गैस क्या है? जिस बर्तन या पात्र में रखी जाती है उनकी दीवारों पर क्या डालती है? दाब डालती है। यदि हम गुब्बारे के मुंह को बंद नहीं करते तो गुब्बारे में से हवा रुकेगी नहीं। गुब्बारे में क्या होगा? हवा रुकेगी नहीं और गुब्बारा फूलेगा नहीं। इस कारण गुब्बारे के मुंह बंद करना चाहिए। यदि हम गुब्बारे के मुंह को बंद नहीं करते हैं तो गुब्बारे में हवा रुकेगी नहीं और गुब्बारा फूलेगा नहीं। इस कारण गुब्बारे के मुंह बंद करना चाहिए। तो इसीलिए हमें जब किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारे के मुंह को बंद कर देना चाहिए। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा बच्चों। आप भी इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। जो सारणी दी हुई है हमें यहाँ पर, इस सारणी में जो स्थिति दी है इसके समक्ष कार्य को अपकर्षण और अभिकर्षण में हमें व्यक्त करना है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 128 पर। यहाँ पर हम देखेंगे सारणी दी हुई है स्थिति का वर्णन। यहाँ पर सरल क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 और इनकी स्थिति का वर्णन करना है। मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, दरवाजे को खोलना या बंद करना, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, फुटबॉल के खिलाड़ी को पेनल्टी टिक लेना और किसी मेज की दराज को खोलना। तो इस तरह से हमें क्या दिया हो? स्थिति का वर्णन। और यहाँ क्या करना है हमें? यहाँ हमसे पूछा गया है कार्य, अपकर्षण या अभिकर्षण में कार्य देना है। धक्का देना, चयन करना, खींचना, ठोकर मारना, उठाना, झुकना, उड़ाना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना या ऊपर उठाना, इनमें से हम क्या करेंगे? और यहाँ क्या दिया हुआ है? कार्य को व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? अपकर्षण या अभिकर्षण में। तो देखिए हमें इस प्रश्न का उत्तर पाठ्य पुस्तक के 128 पर मिलेगा, अपकर्षण और अभिकर्षण। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण यानी खींचना व अपकर्षण यानी धक्का देना। हम बता दे रहे हैं कि अपकर्षण क्या होता है? धक्का देना और अभिकर्षण खींचना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना यानी मतलब अपकर्षित करना या खींचना यानी अभिकर्षित करना पड़ सकता है। तो देखिए अब हम विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के को अभिकर्षण कहते हैं और खिंचाव को अपकर्षण कहते हैं, अपकर्षण बल कहते हैं। अतः हमें यहाँ पर वस्तुएं दी की स्थितियों का वर्णन किया है उन्हें हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ स्थिति का वर्णन, मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। यहाँ क्या कौन सा कार्य है? धक्का देना और इसमें अपकर्षण। यहाँ क्या करना है? हमें अपकर्षण करना है यानी धक्का देना। फिर अगला दरवाजे को खोलना या बंद करना, इसमें क्या होगा? हमें इसका कार्य धक्का देना और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपकर्षण यानी धक्का देना। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, ये क्या हो गया? खींचना हो गया। यहाँ अभिकर्षण हो जाएगा, अभिकर्षण यानी खींचना। फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनाल्टी टिक लेना, फुटबॉल के जो खिलाड़ी है उसका हमें पेनाल्टी टिक लेना मतलब ठोकर मारना। ठोकर मारना कहाँ में आ जाएगा? अपकर्षण में आ जाएगा। और किसी मेज की दराज को खोलना, यहाँ क्या हो जाएगा? खींचना यानी अभिकर्षण करना। तो इस तरह से हमें प्रश्न नंबर 5 में जो वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण या अभिकर्षण में व्यक्त करना था, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, द्रव्य बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। जो द्रव्य बर्तन क्या है? दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। हमें यहाँ पर क्रियाकलाप के द्वारा दर्शाना है। तो विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 139 पर हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा क्रियाकलाप 11.10। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक खाली प्लास्टिक की बोतल लेकर पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 छेद कीजिए।
समान ऊंचाई तक अब बोतल को पानी से भरने पर पानी बराबर दूरी पर गिरता है, जो दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। देखिए, प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे के समान ऊंचाई पर हो। अब बोतल को पानी से भरिए। क्या सुराखों से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है? यह क्या दर्शाता है? तो इस तरह से हमें द्रव्य बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, इस क्रियाकलाप को हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। जो वायुमंडलीय दाब है द्वारा हम क्या समझते हैं, इसके उदाहरण द्वारा हमें समझाना है। विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 140 पर मिलेगा हमें ये वायुमंडलीय दाब। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे चारों ओर वायु है। हमारे चारों ओर क्या है? वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उदाहरण, पेड़ों के हिलते पत्ते। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है, सभी को पता है, और वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो फिर हम देखेंगे वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब है। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम 1 इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें तो इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ मान, तब इस बेलन में वायु लगने पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसे हम क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब कहेंगे। और इसके उदाहरण के लिए हमने आपको बता दिया, पेड़ों के हिलते पत्ते। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा। बच्चों, आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, कूली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेटकर क्यों रखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा प्रश्न क्रमांक 137 पर। देखिए, कूली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। अपने शरीर के पर जो बोझ का संपर्क क्षेत्र है, उस क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। उनके शरीर पर जो लगने वाला दाब जो है वह कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। तो इस तरह से कूली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते, क्योंकि वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इस तरह से प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है। आइए बच्चों, हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए, असंपर्क बल किसे कहते हैं? जो असंपर्क बल है वह किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 135 व 136 पर मिलेगा हमें। असंपर्क बल, यहाँ पर असंपर्क बल और स्थिर वैद्युत बल के बारे में और गुरुत्वाकर्षण बल को हमें उदाहरण देकर समझाना है। तो देखिए, असंपर्क बल हम किसे कहेंगे? ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरण, चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर। इसका उदाहरण क्या है? चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े को अगर हम यदि लगाते हैं तो वह क्या, उससे खिंचाव आएगा। जैसे कि हम देखेंगे
चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखें, चुंबक के सिरे के समीप लाइए। ध्यान रखें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। देखिए क्या होता है, अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलनों पर रखें, चुंबक उसी सिरे के समीप लाइए। प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है। तो इससे क्या होगा, दो चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का प्रेक्षण होता है। तो इस तरह से हमने असंपर्क बल के बारे में बताया। फिर अगला है हमारा स्थिर वैद्युत बल। अगला क्या है, स्थिर वैद्युत बल। तो यह स्थिर वैद्युत बल क्या है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। उदाहरण के लिए सूखे बालों पर कंघी रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों का उस पर चिपकना। हाँ, हम करके देख सकते हैं। सूखे बालों पर यदि हम कंघी को चलाते हैं, फिर हम कागज़ के टुकड़े को उठाएंगे तो सच में वह उसके तरफ क्या हो जाएगा, आकर उसके तरफ उठने लगेगा। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसीलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण भी है। तो इस तरह से हमने स्थिर वैद्युत बल के बारे में लिखा। आइए बच्चों अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। क्रमांक 3 गुरुत्वाकर्षण बल। तो यह क्या है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उदाहरण के लिए पेड़ से फल का धरती पर गिरना। पेड़ से क्या होता है, फल का धरती पर गिरना। जैसे कि आप जानते होंगे, कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। जैसे वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे कि हम कोई नल खोलते हैं, पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। तो इस तरह से हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 9 था, असंपर्क बल, स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया गया है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित को समझाइए। जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है उसे हमें समझाना है। क्रमांक 1, द्रवों द्वारा लगाया गया दाब। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा, पृष्ठ क्रमांक 136 पर। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब ज्ञात करने के लिए किसी पारदर्शी कांच की नली के अंतिम सिरे पर रबड़ गुब्बारा तानकर या खींच कर बांधने एवं उसमें अलग अलग ऊंचाई तक पानी भरने पर नीचे बंधे रबड़ जैसे गुब्बारे के आयतन में बदलाव होता है, जो स्पष्ट करता है कि द्रव द्वारा दाब लगाया जाता है। यह क्या है, द्रव द्वारा लगाया गया दाब। द्रव द्वारा लगाया गया दाब क्या करने के लिए किसी पारदर्शी कांच की नली के अंतिम सिरे पर आप रबड़ लगा लिए या गुब्बारा लगा लिए, तानकर या खींचकर बांधने पर उसमें अलग अलग ऊंचाई तक पानी भरने पर नीचे रबड़ जैसे कि गुब्बारा का आयतन में बदलाव होता है। जितना अधिक पानी भरेंगे उतना उसका आयतन बढ़ेगा, जो स्पष्ट करता है कि द्रव द्वारा दाब लगाया जाता है। इसके बाद हमें दिया हुआ है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या है, चुंबकीय बल चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने के कारण उत्पन्न बल चुंबकीय बल कहलाता है। जो चुंबकीय बल है यह क्या है, चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने के कारण उत्पन्न बल चुंबकीय बल कहलाता है। ये हो गया हमारा चुंबकीय बल। फिर उसके बाद दिया है हमें पेशीय बल। पेशीय बल देखिए पेशीय बल क्या कहलाता है। पेशीय बल किसी वस्तु को उठाने पर पेशियों द्वारा लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। जैसे कि क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेले उठा सकते, क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते। सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी के सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो वह बल कहाँ से आता है, यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल
कहते हैं। तो इस तरह से हमने पेशीय बल के बारे में आपको यहाँ पर बताया है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान के पाठ 11 बल तथा दाब, और आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 12 घर्षण।